कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। जादुई 3 झरने। ढोलकपुर नाम का एक बहुत बड़ा गांव था। गांव से कुछ ही दूरी पर शिवा का घर था। शिवा के घर में उसकी पत्नी शीला और बेटी कोमल रहा करती थी। शिवा लकड़ियां बेचने का काम किया करता था। शीला शिवा को उसके काम में मदद कर दिया करती थी। एक दिन शीला शिवा के साथ लकड़ियां लाने के लिए जंगल में गई, तभी उसे जहरीले सांप ने काट लिया। सांप का विष इतना जहरीला था कि शीला की जंगल में ही मौत हो गई। ये देख शिवा, शीला उठो ना शीला, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसा कहकर शिवा बहुत रोने लगा। कोमल तो अपनी माँ को देख फूट फूट कर रोने लगी। जैसे तैसे शिवा कोमल को संभालने लगा, मगर कुछ ही दिनों में उन दोनों के खाने के लाले पड़ने लगे। इसीलिए शिवा ने दूसरी शादी कर ली। शिवा की दूसरी पत्नी सुधा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसको एक बेटी थी जिसका नाम था गौरी। गौरी दिखने में खूबसूरत होने के कारण हमेशा कोमल को बदसूरत कह के कोसा करती थी। एक दिन सुधा घर में खाना बना रही थी, तभी कोमल को बहुत भूख लगती है। कोमल सुधा से, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। ये सुबह की सब्जी रोटी है, यही खा लो। माँ मुझे सब्जी रोटी छोड़ के दूसरा कुछ खाने को दो ना। घर में सब्जी रोटी ही है, खाना है तो खाओ वरना भूखी रहो। ऐसा कहकर सुधा वहाँ से गौरी के लिए फल की प्लेट लेकर चली जाती है। ये देख कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप से सब्जी रोटी खाकर अपने कमरे में चली जाती है। सुधा कोमल के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया करती थी। उसे कोमल अच्छी नहीं लगती थी। 4 दिनों के लिए शिवा काम के सिलसिले में शहर चला जाता है। तभी सुधा मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। पहले ही दिन सुधा ने कोमल से, कोमल ये जरा बर्तन साफ कर देना और बर्तन हो जाने के बाद कपड़े भी धो लेना। जी माँ। बेटा गौरी तुम यहाँ आओ, हम टीवी देखेंगे। हाँ माँ। ऐसा कहकर सुधा गौरी के साथ टीवी देखती है। कोमल को ये देख बहुत बुरा लगता है। वो काम हो जाने के बाद अपने कमरे में जा रही थी, तभी सुधा उसे झाड़ू लगाने के लिए कहती है। कोमल चुपचाप से घर को झाड़ू लगाती है और अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाते ही कोमल बहुत रोने लगती है। माँ तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? ये नई माँ अच्छी नहीं है, मुझे प्यार भी नहीं करती। ऐसा कहकर कोमल बहुत रोती है और कुछ देर में सो जाती है। अब शाम हो जाने के कारण सुधा कोमल से, अरे कोमल की बच्ची, शाम होने को है और तुम अभी भी सो रही हो, उठो। ऐसा कहकर सुधा उसे ताने मारने लगी। तभी कोमल की नींद खुल जाती है और कोमल उठकर सुधा से, माँ मेरी आंख लग गई थी। घर में कितने काम पड़े हैं, वो कौन करेगा, चलो। माँ मैं अभी आई। ऐसा कहकर कोमल उठकर काम करने चली जाती है। सुधा उसे बहुत सारे काम बताकर खुद आराम किया करती थी। अब एक दिन सुधा ने कोमल को जंगल में लकड़ियां लाने के लिए कहा। कोमल जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ। माँ तो मुझे दूसरा कोई भी काम बताओ, मगर ये लकड़ी काटने का काम मत बताओ। तुम्हें आज लकड़ियां ही काट कर लानी पड़ेगी, नहीं लाई तो इस घर में वापस मत आना। माँ मुझे सच में लकड़ी काटना नहीं आता। तुम्हें लकड़ियां काटना नहीं आता तो इसमें मैं क्या करूं? जाओ जल्दी जाकर लकड़ियां काट कर लाओ। कोमल रोने लगती है और सुधा से कहती है, माँ मुझे जंगल जाने के लिए डर लगता है, मुझे वहां मत भेजो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तेरे जैसे सावली और दिखने में बदसूरत लड़की को भला क्या हो सकता है। कोमल ये बात सुनकर बहुत ही रोने लगती है। कोमल रोते हुए जंगल की ओर जाने के लिए निकलती है। जंगल में जाते समय उसकी नजर जंगल के पेड़ों पर पड़ी। जंगल के पेड़ बहुत ही सुंदर थे। आगे जाकर कोमल को अपनी माँ की याद आने लगी। वो एक जगह बैठकर बहुत रोने लगी। हे भगवान, मेरी माँ अगर होती तो मुझे कितना प्यार करती। ऐसा मन ही मन सोचकर कोमल अब बहुत रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर वहाँ जंगल की परी आ गई। परी कोमल से, क्या हुआ बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? आप कौन हो? मैं इस जंगल की परी हूँ, तुम क्यों रो रही हो? हे परी रानी, मेरी सौतेली माँ मुझसे प्यार नहीं करती और मुझे हमेशा काम करने को कहती है, मैं क्या करूँ? तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक अद्भुत जगह दिखाती हूँ। ऐसा कहकर
परी और कोमल कुछ देर चलने के बाद एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ 3 झरने थे। पहले झरने का रंग था नीला, दूसरे झरने का रंग था पीला और तीसरे झरने का रंग था गुलाबी। कोमल झरनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी कोमल परी से, परी रानी, ये झरने कितने सुंदर है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इतना सुंदर झरना हो सकता है। कोमल, ये झरने जादुई है। ये नीला झरना तुम्हें पैसा देगा, पीला झरना तुम्हें बहुत सारा सोना देगा और गुलाबी झरना तुम्हें बहुत सारी खूबसूरती और ज्ञान देगा। इस झरने में जिसने भी एक बार डुबकी लगाई, उसे झरने की खासियत के हिसाब से सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती है। अगर मैं इस नीले झरने में डुबकी लगाऊंगी तो मुझे पैसे मिलेंगे, दूसरे पीले झरने में डुबकी लगाऊंगी तो मुझे सोना मिलेगा और गुलाबी झरने में डुबकी लगाऊंगी तो मुझे ज्ञान के साथ साथ खूबसूरती भी मिलेगी। मुझे खूबसूरती के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए, इसीलिए मैं तीसरे झरने में डुबकी लगाऊंगी। कोमल परी से कहती है, परी रानी, मुझे गुलाबी झरने में डुबकी लगानी है। ठीक है कोमल, तुम गुलाबी झरने में डुबकी लगाओ। कोमल अब गुलाबी झरने में एक डुबकी लगाती है। डुबकी लगाते ही कोमल दिखने में बहुत खूबसूरत हो जाती है और उसे ढेर सारा ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। कोमल घर जाने के लिए निकलती है। तभी कोमल परी से, परी रानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की है, मगर एक समस्या है। अब कौन सी समस्या है तुम्हें? मुझे लकड़ियाँ लेकर घर जाना है और मुझे लकड़ियाँ काटना नहीं आता। तभी परी अपने जादू से हाथों पर एक मोती बनाती है और कोमल को देकर कहती है, कोमल, ये लो जादुई मोती, इससे तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिल जाएगा। परी रानी, सच में ऐसा होगा? तुम इस मोती से मांग के तो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसा कहते ही कोमल उस मोती से लकड़ियाँ मांगती है और देखते ही देखते उसके सामने लकड़ियों का ढेर बन जाता है। ये सब देख कोमल बहुत खुश हो जाती है। अब परी कोमल से, कोमल, तुम्हें ये जादुई मोती मैंने दिया है, ये बात किसी को नहीं बताना, नहीं तो इस मोती का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसे सिर्फ तुम्हारे पास ही रखना। जी परी रानी, मैं इसे मेरे पास ही रखूँगी। ऐसा कहकर कोमल वो जादुई मोती अपने ड्रेस में छुपा देती है और कुछ लकड़ियाँ लेकर घर चली जाती है। कोमल को देख सुधा के होश ही उड़ जाते हैं। सुधा कोमल से, अरे कोमल, तुम इतनी खूबसूरत कैसे बन गई? माँ, जंगल में 3 झरने हैं, एक पीला झरना सोने का, दूसरा नीला झरना पैसों का और तीसरा झरना ज्ञान और खूबसूरती का। तो मैंने गुलाबी झरने में डुबकी लगाई और मैं खूबसूरत बन गई। ये सब बातें सुन सुधा मन ही मन कोमल को, क्या मूर्ख लड़की है, पैसा और सोना छोड़ के इसने ज्ञान और खूबसूरती चुना। मैं मेरी बच्ची को लेकर वहां जाती हूँ और बहुत सारा सोना लेकर आती हूँ। अब सुधा गौरी को आवाज देती है और गौरी से, गौरी, चलो मेरे साथ, हम जंगल में जाएंगे, वहाँ जादुई झरने हैं, वहाँ से हम ढेर सारा सोना और पैसे लेकर आएंगे। हाँ माँ, मगर ये सब सच है क्या? कोमल देख कितनी खूबसूरत बन गई है, ये जादुई झरने में डुबकी लगाकर आई है। चलो माँ, मुझे भी जल्दी जंगल जाना है और झरने में डुबकी लगानी है। ऐसा कहकर सुधा और गौरी जंगल में चली जाती है। कोमल ने बताए हुए रास्ते से जाकर वो 3 जादुई झरनों के पास पहुंच जाती है। तभी सुधा गौरी से, गौरी, तुम सोने के झरने में डुबकी लगाना, मैं नीले झरने में डुबकी लगाती हूँ, जिससे हमें सोना और पैसे दोनों भी मिल जाएंगे। ठीक है माँ। ऐसा कहकर गौरी पीले झरने में और सुधा नीले झरने में डुबकी लगाती है। जब दोनों बाहर आती है तो गौरी बहुत ही काली और बदसूरत दिखाई देती है। ये देख सुधा गौरी से, गौरी बेटी, तुम इतनी काली और बदसूरत कैसे बन गई? माँ, आपका भी रंग कितना काला हो गया है, ये हम दोनों को क्या हुआ है? तभी सुधा और गौरी के सामने एक परी प्रकट हो जाती है और परी सुधा से, ये जादुई झरना है, इसमें कोई भी व्यक्ति आकर डुबकी नहीं लगा सकता। तुम दोनों के बुरे विचारों के कारण तुम इतनी बदसूरत बन गई हो, अब अपने कर्मों का फल भुगतो। हे परी रानी, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम पे कृपा करो। ये झरना जैसी व्यक्ति वैसा फल देता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। तभी वहाँ कोमल आ जाती है। कोमल परी रानी से, परी रानी, आप इन्हें माफ़ कर दो, इन दोनों को इनकी गलती का एहसास हुआ है, यही बहुत है,
इन्हें पहले जैसा बना दो। परी रानी उसकी विनती सुन के, ठीक है कोमल, मैं इन्हें माफ़ करती हूँ, मगर आज के बाद इन्होंने फिर तुम्हें तकलीफ दी तो ये फिर से बदसूरत बन जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा परी रानी। परी रानी सुधा और गौरी को पहले जैसे बना देती है। सुधा को अपने किए का पछतावा होकर वो कोमल से माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो कोमल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, मुझे माफ़ कर दो। नहीं माँ, तुम माफ़ी मत मांगो। ऐसा कहकर कोमल और सुधा गले लग जाती है। अब तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगती है और ये सब जादुई 3 झरनों की वजह से हो पाया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा अच्छा वर्तन करना चाहिए। अच्छा वर्तन हमेशा सही दिशा की ओर लेकर जाता है। जनकपुर नाम के गांव में रमेश नाम का एक आदमी चना चाट बेचा करता था। उसके यहाँ काम करने के लिए एक भोला नाम का नौकर था। रमेश अपने ठेले पर चना चाट बनाकर सुबह से लेकर शाम तक बेचा करता था। रमेश के चना चाट में एक अलग ही स्वाद था, जिसके कारण सभी लोग उसकी चना चाट खाने बड़े चाव से आया करते थे। रमेश का जहाँ ठेला था उसी के सामने रघु नाम के आदमी का बहुत बड़ा होटल था। रमेश का चना चाट का धंधा अच्छा चलने लगा था। तब से रघु का धंधा जैसे बैठ ही गया था। एक दिन रघु अपने नौकर शिवा से, अरे शिवा, ये रमेश चना चाट बड़ा ही फेमस हो रहा है, इसकी वजह से हमारा धंधा ही नहीं हो रहा। हाँ मालिक, आप सही कह रहे हो। उस रमेश की वजह से हमारे होटल में कोई नहीं आता। हमारे सारे ग्राहक उसी के पीछे खींचे चले जाते हैं। शिवा सुनो, उसके चना चाट की क्या खासियत है ये जरा पता करके आओ। तभी शिवा रमेश के ठेले पर चला जाता है और शिवा रमेश से कहता है, रमेश भाई, मुझे 1 प्लेट चना चाट देना जरा। हाँ, अभी देता हूँ। ऐसा कहकर रमेश चना चाट बनाने लगता है। तभी शिवा ध्यान से देखता है कि रमेश कैसे चना चाट बना रहा है। रमेश चने पर कुछ मसाले डालता है। उन मसालों की खुशबू बहुत अच्छी आती है। वो खुशबू सुन शिवा रमेश से, अरे रमेश भाई, इन मसालों में क्या मिलाया है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तुम्हारे मसालों की। शिवा, वो हमारा सीक्रेट चना मसाला है, इसलिए इतनी खुशबू आ रही है उसकी। ये सीक्रेट मसाला कैसे बनाते हैं भाई? अरे शिवा, वो हमारे पुरखों से चला आ रहा है, वो हम किसी को नहीं बताते। इससे चना चाट का स्वाद बढ़ता है। ठीक है, मत बताओ भाई। ये लो शिवा, तुम्हारी चना चाट। रमेश भाई, ये लो तुम्हारे चाट के पैसे। ऐसा कहकर शिवा चना चाट के पैसे देकर तुरंत अपने मालिक के पास चला जाता है और उसे सारी बात बता देता है। तभी रघु मन ही मन कुछ सोचकर शिवा से कहता है, शिवा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रमेश के पास एक आदमी है जिसका नाम है भोला, वो उसका नौकर है। उसे शाम को यहाँ लेकर आओ, बाद में उससे मसाला कैसे बनाते हैं ये निकलवाता हूँ। अभी जाता हूँ भैया। शिवा भोला के पास चला जाता है और उससे कहता है, भोला, रघु भैया को तुमसे कुछ काम है, जरा शाम को घर जाते समय मिलते हुए जाना। जी, क्या काम है शिवा भैया? रघु भैया मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? तुम्हें मिलने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है। ऐसा कहकर शिवा वहां से चला जाता है। तभी शिवा होटल आकर सारी बात रघु को बताता है। रघु उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और शाम होने का इंतजार करता है। शाम होने पर भोला उन्हें मिलने के लिए उनके होटल में चला जाता है। भोला जब होटल में आता है तभी शिवा भोला से, आओ भोला, यहाँ बैठो। जी, क्या काम है शिवा भैया? रघु भैया मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? तभी रघु अंदर से बाहर आ जाता है और भोला से, अरे कैसे हो भोला? हम ठीक है भैया, आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या मुझसे? हाँ भोला, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ भैया, आप पूछिए, क्या पूछना है आपको? तभी रघु उसके हाथ में पैसों का बंडल रख देता है और उससे पूछता है, भोला, ये पैसे तुम्हारे लिए। अब मुझे ये बताओ, रमेश चाट में जो मसाला इस्तेमाल करता है वो मसाला कैसे बनाते हैं? अरे भैया, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। याद करके बताओ, तुम्हें याद आ जाएगा। भोला रघु की बातें सुन मन ही मन सोचने लगता है, ये रघु भैया सिर्फ चना चाट मसाला बताने के इतने पैसे दे रहा है। अगर मैंने कहा कि मुझे नहीं पता तो ये सारे पैसे ले लेंगे। इससे अच्छा इसे कुछ भी बताकर अपना काम करवा लेता हूँ। उसे सोच में डूबा देख रघु भोला को आवाज देता है, भोला, कहाँ गहरे सोच में डूब गए?
हाँ, मुझे पता है चना चाट बनाने का मसाला, मगर ये बात रमेश भैया को पता चली तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों पे विश्वास रखो। ठीक है। ऐसा कहकर भोला चना चाट मसाला बनाने के लिए साहित्य बताता है। रघु अपनी डायरी लेकर उसमें लिखने बैठ जाता है। 1 किलो चना दाल, 1 किलो जीरा, 1 किलो मिर्च, नमक, धने और थोड़ा खड़ा मसाला भी लेकर आना। रघु सब साहित्य लिख लेता है और रघु भोला से, अरे भोला, इसे बनाना कैसे है? मैं तुम्हें सारा सामान ला कर दूंगा, तुम ये मसाला बना कर देना मुझे। रघु भैया, मैं कल सुबह आता हूँ, तुम ये सामान लाकर रखना। ठीक है। अब भोला पैसे लेकर घर चला जाता है और अगले दिन रघु की दुकान पर जल्दी आ जाता है। रघु उसका इंतजार ही कर रहा था। आओ भोला, जल्दी मसाला बनाते हैं। हाँ, चलिए। ऐसा कहकर भोला रघु के साथ उसके रसोई में चला जाता है। वहां जाकर एक बड़े बर्तन में सारे मसाले डालकर भूनने लगता है और भूनने के बाद उन्हें एक प्लेट में निकालकर उसको मिक्सर पे पीस लेता है। ये सब रघु और शिवा देख रहे थे। तभी रघु भोला से, अरे भोला, इतनी जल्दी बन गया मसाला? हाँ, बन गया मसाला। यही मसाला होता है चना चाट में। अब इसे अच्छे डिब्बे में भर के रखो, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर भोला वहां से चला जाता है। बाहर आकर भोला खुद से, हे भगवान, मैंने तो उनको कौन सा मसाला बना कर दिया, क्या पता। चलो, मैं अपने काम पर चला जाता हूँ। ऐसा कहकर भोला ठेले पर काम करने के लिए चला जाता है। इधर रघु और शिवा बहुत खुश होते हैं कि उनको वो सीक्रेट मसाला मिल गया। अब अगले दिन रघु अपना ठेला ठीक रमेश के ठेले के सामने लगा देता है। वो देख रमेश थोड़ा चौंक जाता है, मगर फिर से अपना काम करने में व्यस्त हो जाता है। अब रघु और शिवा ठेले पर खड़े होकर ग्राहकों से, अरे भाइयों, आओ आओ, हमारे हाथ का स्वादिष्ट चना मसाला खाओ। एक बार खाया तो खाते ही रह जाओगे। शिवा की बातें सुन कुछ लोग उसके ठेले पर चले जाते हैं। शिवा उनको चना चाट बनाकर देता है। चना चाट को खाते ही लोग थू थू करने लगते हैं। उसका कुछ अलग ही स्वाद था। एक आदमी रघु से, अरे रघु, क्या मिलाया है इस चना चाट में? बहुत कड़वा है भाई, ऐसा कभी होता है क्या चना चाट? अरे नहीं भाई, दूसरा लेकर देखो, ये स्वादिष्ट है। मुझे नहीं खाना तुम्हारा ये खराब चना चाट, तुम ही खाओ। वहाँ खड़े 3 आदमी चना चाट कड़वा लगने के कारण उन्होंने भी प्लेट कचरे के डिब्बे में डाल दी और रघु से, अरे भाई, ये चना चाट कितना बकवास है, कितना कड़वा है। करेला डाला है क्या करेला इसमें? इससे मेरे पेट में तो दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, मेरा चना चाट इतना खराब नहीं हो सकता, मैंने तो अच्छा बनाया है। तभी उसकी नजर भोला पर जाती है। वो भोला को पकड़कर मारने लगता है। भोला, इधर आ, तूने मुझे कैसा मसाला बना कर दिया? मैंने तो आपको अच्छा मसाला बना के दिया था, आपने बनाते समय अच्छा नहीं बनाया होगा। ये सब बातें सुन रमेश वहाँ आ जाता है और रघु से, रघु, तुम भोला पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? क्या हुआ है? इस भोला के बच्चे ने मेरा चना चाट मसाला खराब बना दिया है। इसकी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया मालिक। तुम्हें किसने बताया कि भोला को मेरा चना चाट का मसाला पता है? उसे कुछ भी नहीं पता। क्या इस भोला को चना मसाला बनाना नहीं आता? रघु, उसे कुछ भी नहीं पता। वो मसाला मैं खुद घर पर बनाता हूँ और इधर लेकर आता हूँ। वहाँ खड़े लोगों ने रघु के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। तभी वहाँ पुलिस आते हैं। पुलिस को देख रघु, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट है। तुम्हारे चना चाट की वजह से लोगों के पेट खराब हुए हैं। खराब चना चाट बेचते हो, अब चलो जेल में। ऐसा सुनते ही रघु बहुत डर जाता है और इंस्पेक्टर साहब से, इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अब से मैं चना चाट नहीं बेचूंगा। ये सब पुलिस स्टेशन में जाकर बताना। अब चलो। पुलिस उनको लेकर वहाँ से चला जाता है और रमेश फिर से अपने ठेले पर काम करने लग जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच की वजह से हमेशा नुकसान ही होता है। लालच बुरी बला होती है।